हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करने वाले सीबीएसई क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया कौन थी जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उसका क्या महत्व था। क्वेश्चन थर्ड है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और बिस्मार्क में प्रशा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। और जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मनी को 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदला गया और जर्मन देशभक्तों ने इस संघ को मजबूत बनाने के अनेक प्रयास किए। और 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की संसद ने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, परंतु प्रशा के राजा के कारण ये लक्ष्य पूरा न हो सका। वास्तव में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक रुकावटें थी। ऑस्ट्रिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी एक खतरा था। स्वयं अनेक जर्मनवासी भी इस एकता के विरुद्ध थे। इन सब बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर किया। वे 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि की और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया और दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया और युद्ध से प्राप्त उपनिवेशों की आड़ लेकर उसने 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को तटस्थ किया और ऑस्ट्रिया को सेडोवा में पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात मैन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना की और 1867 में इसमें मेक्लेनबर्ग तथा सैक्सनी को भी मिला दिया। और 1871 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी के दक्षिणी राज्य बावेरिया, बाडेन, व्युर्टबर्ग आदि भी जर्मन साम्राज्य में। इस प्रकार जर्मनी यूरोप के मानचित्र में एक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो फ्रेंड, जर्मनी का एकीकरण कैसे हो कि जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से उभरा और जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा और 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदल गया। और 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की संसद ने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और वास्तव में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक रुकावटें आईं और 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया और 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। और 1867 में इसमें मकेलेनबर्ग तथा सैक्सनी को भी मिला दिया और 1871 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी के दक्षिण राज्य बावेरिया, बाडेन, व्युर्टबर्ग आदि भी जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार जर्मनी यूरोप के मानचित्र में एक राष्ट्र के रूप में उभरा। अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है। फर्स्ट है जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। सेकंड है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। थर्ड है जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया जिसमें वे सफल भी हुए। इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की।
और 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में पर्शिया के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे? जर्मन एकीकरण के चतुर्थ चरण के जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास और संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी और उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल हुए और भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नए स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। और ओटो वॉन बिस्मार्क भी थे। इसमें उन्होंने पर्शिया सेना और नौकरशाही की मदद की। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में पर्शिया के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया और उनका क्या महत्व था? आंसर है फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया और फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक को प्रयोग किया गया और फ्रांस में इस नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। मारियान, इसने जन राष्ट्रीय के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय की याद आती रहे और लोगों मारियान की छवि डाक टिकटों पर अंकित की गई। मारियान कौन थे? कि इसने जन राष्ट्रीय के विचारों को रेखांकित किया और स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गईं और एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों को मारियान की छवि डाक टिकटों पर अंकित की गई। नेक्स्ट है जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चशुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती है क्योंकि जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई और चशुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती है क्योंकि जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। अब देखते हैं महत्व इसका। इन चित्रों ने लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया और इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जर्मेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। तो महत्व क्या है कि इन चित्रों ने लोगों को राष्ट्रीय की भावना को प्रबल बनाया और इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जर्मेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जर्मेनिया और मारियान कौन थे और इन्हें किस प्रकार चित्रित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिचय। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर हमारे साथ साथ अनेकों जीव जंतु भी निवास करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जीवाणुओं से लेकर जोंक तक, छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े वट वृक्ष तक, चूहे गिलहरी से लेकर हाथी और हिप्पोपोटामस तक, छोटे छोटे मछलियों से लेकर बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक सभी पृथ्वी पर एक साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं वे अत्यधिक जैव विविधता से भरा है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं हमारे साथ साथ अनेक जीव जंतु भी निवास करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जीवाणु, चूहे, गिलहरी, हाथी, हिप्पोपोटामस, बड़े बड़े वूल व्हेल तक सभी पृथ्वी पर एक साथ रहते हैं और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं वे अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा है। नेक्स्ट है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है कि प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। कई प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे दशहरी, अल्फांसो, मालदा, लंगड़ा, चौसा इत्यादि।
उसी प्रकार मछली में दिखाए देखिए कि मछली एक प्रकार का जाति है या जीव है। इसमें कितनी प्रजातियां हैं? और झींगा, कतला, रेहू, शार्क, व्हेल इत्यादि। इसी प्रकार हर एक पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक पेड़ है जिसमें अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि दशहरी, अल्फांसो, मालदा, चौसा, लंगड़ा इत्यादि। और इसी प्रकार मछली में भी देखिए कि एक प्रकार का जाति है या जीव। इसमें कितने प्रजातियां हैं? जैसे झींगा, कतला, रेहू, शार्क, व्हेल इत्यादि। इसी प्रकार हर एक पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, ये मानव के लिए क्यों आवश्यक है? जैव विविधता हर एक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ये आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा है। इसी क्षेत्र में मानव और दूसरे जीवधारी एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, भोजन के लिए अन्न और पीने के लिए जल, रहने के लिए आवास इत्यादि हम इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसीलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये मानव के लिए क्यों आवश्यक है? कि जैव विविधता हर एक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ये आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा है जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। पीने के लिए जल, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए आवास इत्यादि हम इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसीलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी का अर्थ। महामंदी के कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आर्थिक महामंदी का अर्थ क्या होता है। दरअसल आर्थिक महामंदी अर्थव्यवस्था का एक कुछ कर्क है जिसमें फंसकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में बाधा आ जाती है। इस दौरान बाजार में वस्तु की भरमार होती है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है। उत्पादों की आपूर्ति अधिक व मांग कम होने से अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। आर्थिक महामंदी क्या है? कि महामंदी का अर्थ क्या होता है? दरअसल आर्थिक महामंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचर्क है जिसमें फंसकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और इस दौरान बाजार में वस्तुओं की भरमार होती है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है और उत्पादों की आपूर्ति अधिक व मांग कम होने से अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। नेक्स्ट है, साल 1929 की वैश्विक महामंदी के कारण। इसके प्रमुख कारण है अति उत्पादन की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कारखानों खोले गए। इन कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। इनमें युद्ध के दौरान जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था उतनी ही वस्तुओं का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी थी लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। और ये समस्या कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के अति उत्पादन से अनाज की कीमतें बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई थी और किसानों की आय घट गई थी। अपनी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई थी कि बाजार में कृषि उपजों की आमद और बढ़ गई और कीमतें और भी कम हो गई, लेकिन खरीदारों के न आने से अनाज पड़ा सड़ने लगा था। तो फर्स्ट कारण क्या है? अति उत्पादन की समस्या। के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कारखानों खोले गए और कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। उतनी ही वस्तुओं का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी थी लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। और ये समस्या कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी और किसानों की आय घट गई। उपज के अति उत्पादन से अनाज की कीमतें बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई थी और अपनी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था और कृषि और उपज की आमद और बढ़ गई और कीमतें और भी कम हो गई, लेकिन खरीदारों के न आने से अनाज पड़ा सड़ने लगा था। नेक्स्ट है, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से $50 अरब गिर गया था। अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों के प्रयास से स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन अगले महीने यानी नवंबर में फिर से शेयरों की
अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से 50 अरब डॉलर गिर गया और अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों के प्रयासों से स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन नवंबर फिर से शेयरों की कीमतें बहुत घट गई और इसके बाद अमेरिका में जो फैसले लिए गए उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी बहुत गहरा पड़ा। नेक्स्ट है कर्ज की समस्या। महामंदी का दूसरा कारण युद्धकालीन कर्ज था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। शुरुआत में अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वे अपने मित्र राष्ट्रों को लगातार कर्ज दे रहा था। पर अमेरिकी उद्यमियों को संकट के संकेत मिले तो अनेक होश उड़ गए और अमेरिका ने साल 1929 की शरद ऋतु में यह घोषणा कर दी कि अरब वे किसी भी देश को कर्ज नहीं देगा और इस घोषणा की मुख्य कारण स्वयं अमेरिका में मूल्यपात था। और ये भी जानना जरूरी था कि वर्ष 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा 1 अरब डॉलर था, जो कि साल भर के भीतर घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर अधिक निर्भर थे उन पर गहरा संकट मंडराने लगा था। साथ ही पूरी दुनिया की क्रय शक्ति घट गई थी और इतना ही नहीं, अमेरिका की इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धाराशायी हो गए थे और ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमतें बुरी तरह से गिर गई थी। लैटिन अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर कृषि उत्पादों और कच्चे मालों की कीमतों में भी कमी आ गई थी। तो नेक्स्ट क्या कारण? कर्ज की समस्या। महामंदी का दूसरा कारण युद्धकालीन कर्ज था। प्रथम विश्व के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी और अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और अपने मित्र राष्ट्रों को लगातार कर्ज दे रहा था। और 1929 की शरद ऋतु में ये घोषणा कर दी गई कि अब ये किसी भी देश को कर्ज नहीं देगा और इस घोषणा का मुख्य कारण स्वयं अमेरिका में मूल्यपात था। और वर्ष 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा 1 अरब डॉलर हो गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर अधिक निर्भर थे उन पर गहरा संकट मंडराने लगा था और साथ ही पूरी दुनिया की क्रय शक्ति घट गई थी। अमेरिका की इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धाराशायी हो गए थे और लैटिन अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर कृषि उत्पादों एवं कच्चे मालों की कीमतों में भी कमी आ गई थी। नेक्स्ट है महामंदी का भारत पर प्रभाव। विश्वव्यापी महामंदी के संकट से भारत भी अछूता नहीं रहा। महामंदी का प्रभाव निम्नलिखित पर अधिक रहा। फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसीलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मामलों का आयात करना शुरू कर दिया था। इस संदर्भ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए थे। परिणाम ये हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% कम हो गई थी और आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था। कृषि क्षेत्र में भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसीलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। और महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे थे तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए थे और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक कम हो गई थी और आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था। नेक्स्ट है किसानों और काश्तकारों की स्थिति अधिक खराब। इस दौरान किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी आय तो कम हुई, साथ ही सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई थी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तो उन काश्तकारों की थी जो वैश्विक बाजार के लिए उपज का उत्पादन करते थे। और जब भारत से निर्यात घट गया तो पटसन की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट आ गई थी, जिससे बंगाल के वे काश्तकार जिन्होंने अच्छी आमदनी
अच्छी आमदनी की उम्मीद में कच्चे पटसन का उत्पादन कार्य शुरू किया था। वे कर्ज के बोझ से दब गए थे और आय का साधन न होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत भी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्या है कि किसानों और काश्तकारों की स्थिति अधिक खराब। इस दौरान किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी आय तो कम हुई और साथ ही सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई थी और भारत से निर्यात घट गया था। तो पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट आ गई थी और काश्तकार जिन्होंने अधिक आमदनी की उम्मीद में कच्चे पटसन का उत्पादन कार्य शुरू किया था, वे कर्ज के बोझ से दब गए थे और आय का साधन न होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत भी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है सोने का निर्यात। महामंदी के दौरान किसान और काश्तकारों सहित अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया था। जब भारत से सोने जैसी कीमतें धातुओं का निर्यात शुरू कर दिया गया था, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। साल 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और भारत में लोगों के बीच भारी असंतोष और उथल-पुथल मची हुई थी। शहरी भारत पर नहीं पड़ा था। ज़्यादा प्रभाव शहर में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और वे जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन पर आर्थिक महामंदी का ज़्यादा असर नहीं देखा गया था। आय का निश्चित साधन होने के कारण उन्हें अन्य लोगों की तरह भयानक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। तो महामंदी के दौरान दुनिया के अधिकतर भागों में व्यापार, आय और उत्पादन के क्षेत्र में भयानक गिरावट आ गई थी और कृषि क्षेत्रों में इस मंदी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी थी। हालांकि साल 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में इस महामंदी का उभरने के संकेत दिखाई पड़ने लगे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारत से सोने के निर्यात ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत मदद की थी। भले ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी, लेकिन लोगों के दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा वे जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। तो नेक्स्ट क्या है कि सोने का निर्यात महामंदी के दौरान किसान और काश्तकारों सहित अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे और 2 जून की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। भारत में लोगों के बीच भारी असंतोष और उथल-पुथल मची हुई थी। ज़्यादा प्रभाव शहर में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और वे जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन पर आर्थिक महामंदी का असर नहीं देखा गया। महामंदी के दौरान दुनिया के अधिकतर भागों में व्यापार, आय, उत्पादन के क्षेत्र में भयानक गिरावट आ गई थी और 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में इस महामंदी से उबरने के संकेत दिखाई पड़ने लगे थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारत से सोने के निर्यात ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत मदद की थी और सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी, लेकिन लोगों के दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा वे जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 1929 की महामंदी और भारत पर इस महामंदी का क्या असर पड़ा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको देखने तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 4 कराए मैंने इस वीडियो में। अगर आप आगे के क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।